Today we are going to discuss about the temperature regulation in amphibians and reptiles. अब बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग तो ये एक्टोथर्म है, बट दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन या वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन रिगार्डिंग टू द एनवायरनमेंट। लेकिन इनके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, कुछ और तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं थ्रू विच दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। डेफिनेटली एक्टोथर्म्स हैं, तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत सिवियर हो जाता है तो उस केस में तो इनका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होता। सो इन दैट केस दे मस्ट हैव सर्टेन काइंड ऑफ अडॉप्टेशंस। तो वो किस किस तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं उन्हीं को हम लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्ट एम्फीबियंस प्रोड्यूस द लिटिल मेटाबॉलिक हीट, जो कि ये एक्टोथर्म है तो इसलिए मेटाबॉलिक हीट जो है वो रिलेटिवली कम प्रोड्यूस होती है। सो कांट कंट्रोल द बॉडी हीट थ्रू ऑल्दो बिहेवियरल अडॉप्टेशंस, थ्रू बिहेवियरल अडॉप्टेशंस दे मोस्टली मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब उसमें विद इन द होमोस्टेटिक रेंज जिसमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, जितना इनको मेंटेन करना चाहिए उस रेंज तक ये अपनी बिहेवियरल चेंजेस से नॉर्मली अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। अब वो बिहेवियरल चेंजेस में कौन-कौन सी चेंजेस आ जाती हैं जिसपे ये अपनी हैबिट डेवलप करते हैं कि सन शाइन में ये शेल्टर में मूव करते हैं या कहीं शेडी एरियाज में मूव करते हैं। इस किस्म की काफी सारी बिहेवियरल चेंजेस जो हैं ये टनल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर चले जाते हैं कुछ देर के लिए, या शेडी प्लेसेस में या बर्रोज में टू सम एक्सटेंट। तो ये सब इनकी बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं। Another important adaptation which is present in amphibian especially, amphibians exchange oxygen and carbon dioxide through the surface of their body. अब जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सरफेस से ये एक्सचेंज करते हैं तो एक मॉइस्ट लेयर डेवलप रहती है इनकी बॉडी के ऊपर इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से, एंड इट काज द कूलिंग इम्पैक्ट। वो इनकी बॉडी के ऊपर कूलिंग इम्पैक्ट देती है, एंड दैट्स व्हाई दीज रिमेन प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम ओवरहीटिंग या फिर एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन से अपने आप को रोकते हैं। लेकिन ये मोस्टली अगर इनकी प्रेफरेंस चेक की जाए तो ये वार्म मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां इनकी बॉडी जो है वो कूलिंग के सिस्टम के थ्रू, इवेपोरेशन के सिस्टम के थ्रू कूलिंग मेंटेन रखे। जी अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए प्लीज। अब इन्हीं में से एम्फीबियंस में से ही कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि म्यूकस को अपनी स्किन के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अब वो म्यूकस कंट्रोल रखते हैं तो उसकी बेस पे भी इनका एक वेट इन्वायरमेंट होता है और उसकी बेस पे ये इवेपोरेशन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स भी हमारी प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्टोथर्म्स ही हैं। Ectotherms हैं, mean these mostly depends on the environmental temperatures, लेकिन इनमें कुछ adaptations again present हैं। उनको जब आप कंसीडर करते हैं तो इनकी ड्राई स्किन है। अगर आप इमेजिन कर लेते हैं इस टाइम क्रोकोडाइल को या कोई भी इनका दूसरा कोई मेंबर है जैसे स्नेक्स वगैरह, तो अगर आप इनको कंसीडर करते हैं दीज हैव द ड्राई स्किन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट। अगर मॉइस्ट होगी तो फिर इवेपोरेशन होती भी है तो वो कूल डाउन करते हैं, लेकिन अगर ड्राई हार्ड स्किन है रिलेटिवली दैट रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट। एक्सपेंडेबल रिब केजेस। अब एक्सपेंडेबल रिब केजेस का मतलब है अगर तो रिब केज है लेकिन एक्सपेंडेबल नहीं है तो वो इतना इजीली रेस्पायर नहीं कर सकते, बट दीज हैव एक्सपेंडेबल रिब केजेस। इट्स मीन के वो बहुत प्रेशर के साथ और फोर्सफुली उनको रेस्पायर नहीं करना पड़ता बल्कि वो कंफर्टेबली पावरफुल वे में वेंटिलेट करते हैं, और इनके प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन में उनको हेल्प करता है ये जो एक्सपेंडेबल रिब केजेस हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये एक्टोथर्म है तो लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इनके अंदर, तो इनकी सर्टेन बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था। लेकिन वो कौन-कौन सी हो सकती हैं? इनके अंदर एडवांस हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है। अब ये एडवांस हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? This is actually the process in which they conserve the body heat
बॉडी हीट को कैसे कंजर्व करेंगे? बाय ट्रांसफर ऑफ देयर ब्लड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, कि जो इनका ब्लड होता है सराउंडिंग एरियाज में, उसको ये सेंटर में एकदम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये अपनी हीट जो है उसको कंजर्व करते हैं, बॉडी हीट को। अगर वो सराउंडिंग सरफेस में होगा या बाहर की आउटर बाउंड्रीज की तरफ होगा तो उसका क्या उसमें क्या इनको प्रॉब्लम होगी कि आउटर सरफेस जो है वो कूल है और उस कूल की बेस पे इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी उस सरफेस के साथ अटैच होने के बाद वो भी कूल डाउन हो जाएगा और इनकी बॉडी हीट जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी और फिर इनको स्वेयर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो जब ऐसा कोई स्वेयरिटी होती है तो उस केस में ये अपनी बॉडी हीट को कंजर्व कर लेते हैं और अंदर की साइड पे ब्लड की तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से अपने आप को सेव करते हैं। लाइक द सी टर्टल्स और सी स्नेक्स में ये एक कॉमन बिहेवियर है। Secretion of thyroxine and epinephrine which increase the heat production. ये दो हार्मोन्स हैं जिनकी सिक्रीशन बेसिकली इनको हेल्प करती है और ये हीट प्रोडक्शन में इनको असिस्ट करते हैं वेयर एवर द हीट प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. Another behavior that they have is the cooling by salivating and frothing. Urination on the back legs. ये थोड़ा थोड़ा इनकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है जिसकी बेस पे ये आगे पीछे थोड़ा सा डिस्पर्स होके ये अपने आप को स्प्रेड करके ये पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि इनका ज्यादा सरफेस एरिया जो है वो सामने रहे, मॉइस्ट एनवायरनमेंट की तरफ रहे और इनको एक एनवायरनमेंट फेस करना पड़े। उसके साथ ही अपनी यूरिनेशन जो है वो बैक लेग्स पे करते हैं। उसका क्या पर्पस है कि इनके पास और अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो इनको ये पता है कि यूरिनेशन अगर बैक लेग्स पे हुई है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर वाटर कंटेंट्स हैं उनकी वजह से थोड़ी इनका कूल एनवायरनमेंट जनरेट होगा और वो इनको फर्दर इवेपोरेशन से भी रोकेगा। इसी तरह इनके मॉइस्टेंट होती है आईज के करीब and they also start the panting to lose heat. आपने देखा होगा कभी रेप्टाइल्स में मोस्टली कुछ ऐसे मेंबर्स जो कि अपनी जुबान बाहर निकालते हैं और उनके ऊपर से इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर कंटेंट्स है वो गैस की फॉर्म में वहां से मूव आउट करते हैं और एज अ रिजल्ट वो अपनी बॉडी हीट जो है वो उसको रिड्यूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल मोस्टली कंटेन द टॉर्टोइसिस और जो लैंड टर्टल्स हैं ये शेल से बाहर थोड़ा सा अपनी जो टंग रीजन है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं या फिर इनका जो बॉडी सरफेस है वो भी मॉइस्ट हो जाती है आईज के करीब और सराउंडिंग एरिया पे और उसके रिजल्ट में उन सब मॉइस्ट एरिया से इनका जो वाटर कंटेंट्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं गैसियस फॉर्म में बाहर की तरफ मूव करते हैं और उसके रिजल्ट में एक कूलर इम्पैक्ट इनको मिल जाता है और ये अपनी बॉडी हीट जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। Then we are going to move to discuss about the temperature regulation in the birds and mammals. As you know that from the previous classification that birds and mammals are the endotherms, ठीक है, और द होमोथर्म्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बट डेफिनेटली दे एग्जिस्ट इन द सेम इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस जो हैं दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसकी बेस पे कंटिन्यूस चेंजेस आती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उसको फेस करने के लिए और उसके अंदर सरवाइव करते हुए अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद रेफरेंस टू दिस देयर आर सर्टेन adaptation has been found in the birds as well as in the mammals. तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी अडॉप्टेशंस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बर्ड्स के रेफरेंस से बात करें या मैमल्स के तो वो नॉर्मली 35 एंड 42 सेंटीग्रेड तक मेटाबॉलिक हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यानी कि ये इनका एक जनरल टेम्परेचर है। अब हमने 35 से 47 क्यों कहा है क्योंकि हमारा तो 37 है लेकिन कुछ दूसरे मैमल्स हैं जिनका कंपैरेटिवली ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जिनका हमसे थोड़ा सा कम भी है। तो एक एवरेज जो एक फिगर है वो 35 टू 47 सेंटीग्रेड तक ये मेंटेन करते हैं। सो बर्ड्स हैव नो स्वेट ग्लैंड सो लूज हीट बाय द पेंटिंग। अब पेंटिंग का प्रोसेस यही है
कि जैसे वो हाँफने की मैंने आपको मिसाल दी है, या जो इनका वेट एरिया होगा वहां से इवेपोरेशन के थ्रू हीट लॉस करते हैं, in the form of water will be evaporate in the form of gas contents. Some species have highly vascularized pouch called gular pouch. अब डक्स की आप एग्जांपल लें, या इक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, इक्वेटिक बर्ड्स हैं, उनमें ये गुलर पाउच प्रेजेंट होती है, जो कि इनके लेग रीजन में हाईली वेस्कुलराइज्ड पाउच हैं, इनको गुलर पाउच कहते हैं। प्रेजेंट सॉरी, ये थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होती हैं, लेग रीजन के सेपरेट उसका प्रोसेस है, उसका मैकेनिज्म है। सो दीज गुलर पाउचेस आर प्रेजेंट इन द नेक एंड थ्रोट रीजन। दे फ्लटरिंग मीन रैपिडली मूव, वो इनको लेफ्ट राइट तेजी से मूव कराते हैं। अब उस इंक्रीज तेजी से इंक्रीज करने से इनका इवेपोरेशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, and this process is known as you can say गुलर फ्लटर। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है कि ये एक जो पाउच है इनके थ्रोट रीजन में है, इन्होंने उसको तेजी से मूव कराया है। अब तेजी से मूव कराने के साथ क्या हुआ है कि इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इंक्रीज हो गया, और उसके थ्रू जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गया। तो इस सारे मैकेनिज्म को गुलर फ्लड बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच गुलर, जो कि एक पाउच है, उसको तेजी से मूव कराते हैं, और उसके रिजल्ट में इनका इवेपोरेटिव सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है, और उसके रिजल्ट में इनकी हीट मेंटेनेंस में ये इनको हेल्प करता है। ये पाउच जो है वो वेस्कुलराइज्ड होता है, और वेस्कुलराइज होने की वजह से इसमें फिर काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसकी बेस पे इनकी हीट नॉर्मलाइज होती है। फेदर्स, feathers are also very important. Feathers are also very important, and these are the excellent insulators which are present in the body, और एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू ये हीट लॉस करते हैं। अब जैसे डाउन फेदर्स हैं, वो जब नीचे की तरफ मूव करते हैं या थोड़े से फ्लफी हो रहे होते हैं, इट्स मीन दीज हैव ट्रैप द एयर ऑन द इनर साइड ऑफ द फेदर्स। और अगर स्किन और फेदर्स के दरमियान में एयर जो है वो ट्रैप हो चुकी है, इट्स मीन के वो उनको उनकी हीट लॉस को रिड्यूस कर रही है। If we talk about the aquatic birds, so these have the retimirables. These are basically the vessels which are present in the leg region. अब aquatic birds की हम बात करें, leg region में retimerables which are the vessels present in the leg region, और वो उस leg region में counter exchange mechanism होता है। अभी मैं आपको ये diagrammatically भी show करूंगी के लेग रीजन में वेसल्स हैं दो तरह की, एक जो ब्लड ऊपर से मेन बॉडी में से नीचे की तरफ ले आ रही है, उनके अंदर हीटेड होता है, वो ब्लड जो है वो कंपैरेटिवली वार्म होता है, और जो ब्लड नीचे से सर्कुलेट होके ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो डेफिनेटली कूल होता है। और फिर ये रेटिमेटाबाइल वो प्लेस है लेग्स रीजन में जहाँ पे ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू उसको बैलेंस करता है, और फिर जो ठंडा है जो इन्वायरमेंट से होके जा रहा है वो दोबारा से नॉर्मलाइज होके ऊपर बाकी बॉडी में पहुंचता है, और जो ज्यादा हीट अप होके आया होता है वो इस ठंडे के साथ मिलके वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है, और फिर वो दोबारा बॉडी की तरफ मूव करता है। डायग्राम से अभी मैं फर्दर इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। होते हैं जैक रैबिट्स में। अब जैक रैबिट्स जो हैं वो मोस्टली हॉट क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं, और हॉट क्लाइमेट में प्रेजेंट होने की वजह से इनके जो नेचुरल इनकी मॉडिफिकेशन है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ large ears. So these large ears will help them to reduce to lose the heat, because large ears are present, so these are providing the large surface area. बड़े बड़े कान हैं, बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है वो इनकी हीट लॉस कंटिन्यूसली होता रहता है, और इनकी एक्स्ट्रा हीट जो बॉडी की है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम कुछ मैरीन मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर थिक पेल्ट्स, फर प्रेजेंट है, और उसके साथ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट, यानी कि एक फैट जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है वो प्रॉपर एक लेयर फॉर्मेशन करते हैं, और इस फैट को हम ब्लबर बोलते हैं।
This insulating fat layer is known as blubber. So this is basically present there to help the animals to maintain the body temperature. और ये कितना मेंटेन कर लेती है? अबाउट 36 टू 38 सेंटीग्रेड मेंटेनेंस जो है वो ब्लबर की प्रेजेंस की वजह से होती है. Tail and flippers are without blubbers. So exchange heat about counter current exchange mechanism. अब कुछ दूसरे जो इनके रीजन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, जो मेन बॉडी है उसमें तो ब्लबर प्रेजेंट है, फैट इंसुलेशन है, वहां से वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे. लेकिन जो टेल रीजन है या जो फ्लिपर्स हैं वो विदाउट ब्लबर हैं, उनमें वो फैट डेपोजिशन नहीं है. तो फिर उनकी जो बॉडी मेंटेनेंस है या उनकी हीट मेंटेनेंस है वो कैसे होगी? दिस विल बी ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म. जी अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Okay, thank you. So these organisms also have some behavioral changes. वो क्या हो सकती हैं कि ये शेडी प्लेस पे मूव करते हैं, वार्म इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं. अगर कूलर वन में है और टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो वार्मर वन में चले जाते हैं. दीज आर सम अदर बिहेवियरल चेंजेस. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करा रही हूँ जो डायग्राम मेंशन की थी. Just 1 minute. चले मैं आपको बाद में शो करती हूँ. वो शायद स्लाइड के ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं हो रही. उसमें जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है कि उसमें लेग्स क्या जो मेन एरिया उसको एनलार्ज किया गया है और उसके साथ जो है वो दो तरह की वेसल्स मौजूद हैं. एक वो है जो बॉडी की तरफ से ब्लड लेके आ रही है जो कि रिलेटिवली वार्म है, और दूसरा जो कि नीचे वाली या लेग रीजन से वापस की तरफ जा रहा है विच इज रिलेटिवली कोल्ड. तो उस स्पेसिफिक रीजन में जो कि रेटिमेटबाइल है, मिराबिल है, उसके उस रीजन में काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है. जो वार्मर वन है वो कूल वन के साथ एक्सचेंज होके उनका टेम्परेचर दोनों का नॉर्मलाइज हो जाता है और फिर वो ऊपर बॉडी की तरफ मूव कर लेते हैं. अच्छा जी, अब ये तो था कि अगर उन्होंने वार्म है तो उन्होंने हीट प्रोड्यूस कैसे करनी है, या अगर उन्होंने हीट मेंटेन कैसे करनी है, या उन्होंने अपने बॉडी को एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में कैसे रखना है. There are certain other mechanisms in which these mammals or the birds produce the heat for the maintenance. कि अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है तो उस सूरत में ये हीट प्रोड्यूस करते हैं. उसमें हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. द फर्स्ट वन, आपको पता है कि एक्टिन है, मायोसिन फिलामेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं. बेसिकली दीज आर द मसल्स. सो ड्यूरिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन मोस्टली द एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड होते हैं ये मसल्स तो उसके रिजल्ट में एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के थ्रू. और जब एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं. अब ये हमारा जो मस्कुलर मूवमेंट है या जिस तरह से आप कहें कि ये रनिंग वगैरह है या फ्लाइंग है, ये हमारा वॉलेंट्री है. लेकिन जिस तरह का शिवरिंग है वो हमारा नॉन वॉलेंट्री एक्शन है कि उसमें बॉडी खुद ब खुद वाइब्रेट करने लगती है. दिस इज नॉन इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट जिसको हम शिवरिंग बोलते हैं. तो अगर शिवरिंग के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, हीट जनरेट हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ शिवरिंग, तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. थर्मोजेनेसिस टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट द टेम्परेचर. और शिवरिंग के थ्रू है तो उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से प्रोड्यूस होता है. द नेक्स्ट वन
heat production system in mammals and birds is ATP's pumps enzyme. This is a specific enzyme which is present in the birds and the mammal, और इसको हम कहते हैं ATP's pump enzymes. अब these enzymes have mostly anciently evolutionary origin, काफी देर पहले से ये ओरिजिनेट हुए हैं. अब इनका जो बेसिक फंक्शन है, चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के पास मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और थायराइड ग्लैंड रिलीज द थायरोक्सिन जो कि कूलिंग करता है. जैसे ही बॉडी कूल होती है तो हीट प्रोडक्शन के लिए थायरोक्सिन जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है. थायरोक्सिन इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम. आपको पता है सोडियम पोटेशियम पंप होता है मेम्ब्रेन को, जब आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो वहाँ सोडियम पंप जो है उसको एक्टिवेट करते हैं. जो सोडियम आयंस हैं उनकी परमिएबिलिटी को थायरोक्सिन इंक्रीज कर देता है. अब वहीं पे हमारे पास एटीपी पंप भी मौजूद है जो कि जल्दी से इन आयंस को पंप कर लेता है और फिर हाइड्रोलाइज्ड करता है. और जब एटीपीज हाइड्रोलाइज्ड होती हैं किसी प्रोसेस के थ्रू तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. अब मैंने पहला प्रोसेस आपको बताया था जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने शिवरिंग बोला था, उसके थ्रू जो हीट प्रोडक्शन होती है उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं. और ये दूसरी तरफ हमारे पास जो है ये एटीपीज पंप के थ्रू जब एटीपीज आयंस उधर से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो उसके रिजल्ट में वो प्रोड्यूस करते हैं हीट जो कि फर्दर यूटिलाइज होती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. सिमिलरली नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके अंदर ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है जो कि काफी सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और फिर इनको इनके अंदर बेसिकली आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सेस नंबर है उसका रीजन ये है कि उसके अंदर आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं और उनका ब्राउन कलर होता है. इस वजह से जो फैट्स वहां मौजूद होती हैं उनको ब्राउन फैट्स भी बोलते हैं. ये मोस्टली न्यू बॉर्न जो मैमल्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है. और ब्राउन फैट्स बेसिकली रिब्स के नीचे प्रेजेंट होती हैं, शोल्डर्स के साथ. और जब ये ऑक्सीडाइज होती हैं तो ये भी एटीपी रिलीज करती हैं, और जब एटीपी रिलीज होता है तो वो हाइड्रोलाइज्ड होके वो भी हीट प्रोड्यूस करता है. ये हमने जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात की है, न्यू बॉर्न जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम की मौजूदगी को शो करते हैं जो कि ब्राउनिश इन कलर होता है. और इस ब्राउनिश कलर की वजह से जो फैट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है. और वो इनकी डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होता है. जब ऑक्सीडाइज होता है तो एटीपी प्रोड्यूस करता है, और जब एटीपी प्रोड्यूस होती हैं तो वो हाइड्रोलाइज होके हीट जनरेट करती हैं. हीट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ये एक जनरल प्रोसेस है कि जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसमें हीट प्रोडक्शन होती है. अब हीट हीटिंग और कूलिंग सेंटर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं नॉर्मली, जो कि थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं. हाइपोथैलेमस के जो रीजन है वो हीट सेंटर के तौर पे एक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं. अब शिवरिंग और नॉन शिवरिंग का प्रोसेस, वेजो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, ये सब हीट सेंटर है, हीट प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन वेजोडाइलेशन की अगर हम बात करें, जहां पे हमारी जो मसल्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, तो वो कूलिंग इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म कि एक चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी रिलैक्स कर रही है. अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करें, अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो वो कूल डाउन कर रहे हैं. ठीक है. अब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन जो है ये भी इनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जब इनएक्टिव विंटर अगर आ गया, एनवायरनमेंट बहुत कूल डाउन हो गया है, तो उस टाइम में इन्होंने अपने आप को किसी शेडो प्लेस में या कवर्ड एरिया में अपने आप को छुपा लेना है. और उसमें फिर इन्होंने इनकी जो ब्रीदिंग है वो भी स्लो डाउन हो जानी है, जो इनका हार्ट बीट है वो भी स्लो डाउन होना है, जो इनका इनटेक ऑफ फूड है वो भी स्लो डाउन हो जाना है. दिस प्रोसेस इज नॉन एज द हाइबरनेशन.
एस्टिवेशन क्या है कि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन कर ली है, बट मोस्टली इन समर, हाइबरनेशन की बात की है इन विंटर, और समर में अगर उनको एक्सेसिव हीट लॉस का खतरा है तो उस रिजल्ट में वो किसी शेडी प्लेस में किसी बर्रोज में अगर वो चले जाते हैं और अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है, और उसी के रिजल्ट में ये जो मैकेनिज्म है इसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्लीप, अगर कुछ एनिमल्स जो है वो प्रोलॉन्ग्ड स्लीप की फेज में एंटर हो जाते हैं, जैसे बियर्स हैं, ओपोसम्स हैं, रैकून्स हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, वो अपनी स्लीप प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो नॉर्मल रहते हैं। अब ये एक्चुअल हाइबरनेशन नहीं होता है, बट इट सीम्स टू लाइक जस्ट लाइक हाइबरनेशन। तो ये जो बड़े वाले एनिमल्स हैं, ये अपनी स्लीप को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। इट सीम्स दैट कि वो हाइबरनेट कर गए हैं, लेकिन बेसिकली वो हाइबरनेट नहीं करते, दे जस्ट प्रोलॉन्ग देयर स्लीप in such a way they will maintain their body temperature and keep themselves safe from the environmental extremities. जी अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फ्लो शीट जो कि उसी प्रोसेस को शो कर रही है जो मैंने आपको बताया कि थर्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं स्किन के अंदर, और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है बेसिकली, मसल कॉन्ट्रैक्शन से, मसल वेजोडाइलेशन से, स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, उससे आप कूल डाउन करेंगे। उसके साथ पिल्लाए हैं मसल्स और स्किन में, स्किन हेयर्स जो है वो स्टैंड अप हो जाते हैं। सर्दी जब आपको बहुत ज्यादा लगती है, मीन कि वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और फर्दर जो बॉडी हीट है उसको लॉस होने से बचाते हैं। स्केलेटल मसल्स हैं जो कि शिवरिंग के प्रोसेस को करते हैं। एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं। सो ये हमारा जो हीट के रेलिवेंट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मूव करेंगे वाटर और जो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर उनके तरफ। ठीक हो गया? इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछना चाहें आप तभी पूछ सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। ये सिर्फ इसलिए कहा है